नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग एसेंस। अगर आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपके अभी एग्जाम है और आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल, क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पूरा सिलेबस यहाँ पे मैं समझाऊंगी। आपके 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आप ये वीडियोस पूरा सारे देख लेते हैं, क्योंकि मैं इसमें एमसीक्यू भी आपको करवाऊंगी, आपके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन सारा कुछ इसमें कंप्लीट करवाऊंगी। और इससे पहले मैं आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एक फर्स्ट चैप्टर करवाया था जैव विकास पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसके घटक, और दूसरा चैप्टर करवाया था खनिज और धातु। अब इसके बाद आएगा आपका थर्ड चैप्टर है आवर्त सारणी। ये वाला चैप्टर मैं करवाऊंगी। और इसको आवर्त सारणी, तो ये चैप्टर एकदम साइंस की रीढ़ की हड्डी है, मतलब रीढ़ है एकदम, क्योंकि आपको अगर एलिमेंट के नाम नहीं पता होंगे तो पूरा साइंस बहुत ज्यादा समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं आपको ये चैप्टर रटवाऊंगी नहीं, बिल्कुल ऐसे समझाऊंगी कि आप कभी इसको भूल ही नहीं पाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरा एंड तक देखें। और अगर आप सच में 90% मार्क्स चाहते हैं तो इसको कंप्लीट करें और इसके पीवाईक्यू भी सॉल्व करें, ठीक है। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आवर्त सारणी। तो ये चैप्टर है, ठीक है। इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और लास्ट में इसके पीवाईक्यू, एमसीक्यू और सारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अध्याय का चैप्टर का नाम है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। साइंस की रीढ़ है ये चैप्टर, इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। अध्याय का परिचय। आवर्त सारणी रसायन विज्ञान की आधारशिला है। इसमें सभी ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, गुण धर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। यह अध्याय डीएलएड परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या है, आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं, लास्ट में वो भी है। तो स्टार्ट करते हैं। या आप जरा सा मतलब एक बार कॉमन सेंस लगाओ, जरा थोड़ा सा ऐसे सोचो कि मेरे को बहुत सारे एलिमेंट के नाम बता देंगे, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर है, बोरॉन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेकिन इनको अरेंज नहीं किया प्रॉपर वे में, तो समझना, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना कि और उनके बारे में समझना कितना ज्यादा टिपिकल हो जाएगा साइंटिस्ट के लिए, हम लोगों के लिए। तो क्या किया गया है, इसको बिना किसी सिस्टम के पढ़ना ना थोड़ा सा बहुत मुश्किल जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाई गई, पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। पीरियोडिक टेबल बनाने में क्या हुआ है कि सारे एलिमेंट को अच्छे से क्या कर दिया गया है, अरेंज कर दिया गया है। कैसे अरेंज कर दिया गया, उनको ग्रुप में और पीरियड में, ऐसे करके पीरियड और ग्रुप में उसको अरेंज कर दिया गया है। तो ये सारा कुछ किया गया है, ओके। तो अभी मैं इसको पढ़ती हूँ। आवर्त सारणी परिभाषा एवं ऐतिहासिक विकास। आवर्त सारणी की परिभाषा क्या है, आपको एग्जाम में लिखना है तो आप वो डेफिनेशन पे भी बहुत ध्यान दीजिए कि डेफिनेशन क्या है, क्या कह रहा है, क्योंकि और लिखने की प्रैक्टिस करिए। आप अपने पास में एक नोटबुक रखिए, उसमें डेफिनेशन लिख के देखिए और मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के, अभी मैं जब लास्ट में बताऊंगी, आप क्वेश्चन लिख के मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं कि ये सही है नहीं है। परिभाषा। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल वह सारणी है जिसमें सभी ज्ञात तत्वों को उनके बढ़ते क्रम, एटॉमिक नंबर के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में आ जाएं। पीरियोडिक टेबल है, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके 7 क्या है, 7 ऐसे 1 2 3, मैं यहाँ बनाऊंगी नहीं, 4 5, इधर ये पीरियड होते हैं, ये कितने हैं 7, इधर 7 पीरियड होते हैं। और ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड 18 ग्रुप। मैं जब एक पीरियड टेबल की फोटो लगा दूंगी यहाँ पे। तो क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, आवर्त सारणी वह सारणी है जिसमें सभी तत्वों को उनके किसमें, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ ग्रुप में आ जाए, ठीक है। ये पढ़ाई होगा, एक ही ग्रुप में आ जाए। आगे पढ़ते हैं। अब पीरियोडिक टेबल आ गई। अभी तो हम लोग जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लेकिन ये एकदम से व्यवस्थित नहीं हो गई ना। इसको व्यवस्थित करने के लिए पहले अलग अलग साइंटिस्ट आए
किसी ने कुछ मतलब थोड़ी सी खोज करी, किसी ने थोड़ी सी खोज करी, और फिर आते आते अपडेट होते होते हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इसका इतिहास क्या है, कैसे पहले लोगों ने क्या क्या डिस्कवरी करी। तो सबसे पहले एलिमेंट को अच्छे से अरेंज करना, एक पीरियड में अरेंज करना, एक टेबल में अरेंज करना, ये किसने किया? सबसे पहले आए थे डोवर्नियर। डोवर्नियर का सिद्धांत था ट्रायड का सिद्धांत, ट्रायड का त्रिनियम, डोवर्नियर का त्रिनियम था, ये याद रखना। 3 तत्वों के समूह बनाए जिनमें बीच वाले तत्व का भार दोनों के औसत, बीच वाले तत्व का भार दोनों के औसत के बराबर था। ठीक है, इसमें ऐसे किया, जैसे इन्होंने डोवर्नियर ने क्या किया, मान लो इन्होंने ट्रायड 3 लिए, लिथियम लिया, लिथियम के बाद सोडियम लिया, सोडियम के बाद पोटेशियम लिया। ठीक है, ऐसे ट्रायड ले लिए, 3 ले लिए। लिथियम का 7 है एटॉमिक नंबर, पोटेशियम का 39 है, और सोडियम का है 23। तो इन्होंने क्या किया, इनको जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा। कैसे? देखो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया? 9 और 7 कितना? 14, 15, 16, ये 6 और 3 और 1 4, 46 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 3 जा 6, कितना है? 23। तो इन दोनों को जोड़ा, 7 और 39 को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो बीच वाले का आ गया मतलब एटॉमिक वेट। इन्होंने नंबर के हिसाब से नहीं किया, परमाणु भार के हिसाब से। किस हिसाब से किया? परमाणु भार के हिसाब से, कि आगे और पीछे के दोनों का औसत जो है वो बीच वाला होगा। ये कौन लाया था? डोवर्नियर लाए थे। डोवर्नियर का ये ट्रायड नियम था, लेकिन ये क्या हो गए, ये फेल हो गए। मतलब इनकी जो थ्योरी थी, जो इनका कॉन्सेप्ट था, वो कुछ चीजों में एडजस्ट नहीं हो पाया। क्यों नहीं एडजस्ट हो पाया? क्योंकि ऑल द नोन एलिमेंट कुड नॉट बी फिक्स इन ट्रायड। जितने जो एलिमेंट जिनको पता भी था ना, जिनको जानते थे, वो भी इनके ट्रायड वाले नियम में फिक्स नहीं हो पा रहे थे। एक तो ये इनकी कमी थी। दूसरी कमी क्या थी? इन द सेम ग्रुप लॉ वॉज नॉट ओबेड। एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, लेकिन वहां पे लॉ जो है उनका काम नहीं कर रहा था। लेकिन इन्होंने एक विचार ला दिया है। विचार ये ला दिया कि हाँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सबसे पहले किसने काम किया? डोवर्नियर ने किया, और इन्होंने परमाणु भार किस पे किया? परमाणु भार के हिसाब से किया। अब आते हैं डोवर्नियर के बाद अपने आए हैं न्यूलैंड। डोवर्नियर के बाद न्यूलैंड आए। न्यूलैंड का जो नियम था वो था लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्ट नियम। हिंदी में क्या बोलेंगे? अष्ट नियम। इनका क्या था? इनका एक बार देख लो, इनका था त्रिक नियम। क्या था? त्रिक नियम। इनका क्या है? ऑक्टेक नियम। ये याद रखना। त्रिक नियम किसका था? डोवर्नियर का। न्यूलैंड का था अष्टक नियम, ऑक्टेव नियम। तत्वों को परमाणु भार, इन्होंने भी परमाणु भार का ही बात की है। परमाणु भार के क्रम में रखने पर 8वां तत्व पहले तत्व जैसा होगा। जैसे इन्होंने बोला कि ऐसे करके हम लोग एक एक एलिमेंट रखते जाएंगे, ऐसे रखते जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 है, ऐसे रखते गए। अब ये 8वां वाला जो एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज किससे होंगी? पहले वाले से सेम होंगी। ऐसे फिर रखते चले जाएंगे कहीं पे भी। अब जैसे इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इस वाले से सेम होगी, क्योंकि यहाँ से ये 8वां होगा, यहाँ से ये 8वां होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि परमाणु भार के क्रम में रखना है, और 8वां तत्व जो होगा वो क्या होगा? पहले वाले के जैसा होगा। ये किसका नियम था? न्यूलैंड का नियम था, अष्टक नियम। पहले त्रिक नियम था डोवर्नियर का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायड नियम, और न्यूलैंड का था लॉ ऑफ ऑक्टेव या अष्टक नियम। अब आते हैं मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव का लॉ था आवर्त नियम। मेंडलीव क्या लेके आए? आवर्त नियम। अगर एग्जाम में पूछ दे कि आवर्त नियम कौन लेके आया था, तो मेंडलीव लाए थे। मेंडलीव ने क्या बताया? तत्वों के गुण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके सभी चैप्टर, जितने भी 4th सेमेस्टर के साइंस के हैं, वो मैं सारा कंप्लीट करवाऊंगी, सोशल कंप्लीट करवाऊंगी, सब कंप्लीट करवाऊंगी। पहले ये
इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। आवर्त नियम, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है, रिक्त स्थान छोड़कर अनदेखा तत्वों को भविष्यवाणी की। इनका क्या था, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेट। इन्होंने परमाणु भार की बात ये भी कर रहे हैं। परमाणु भार जैसे मान लो इसका परमाणु भार है, उससे ज्यादा इसका है, उससे ज्यादा इसका है, उससे ज्यादा इसका है, तो इस हिसाब से इन्होंने अरेंज किया। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेट के हिसाब से, परमाणु भार के हिसाब से इन्होंने इसको अरेंज किया। लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि आठवां तत्व पहले तत्व के समान होगा, आठवां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के समान होगा, आठवां तत्व फर्स्ट पहले तत्व के समान होगा, ऐसा इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कुछ इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, वो कुछ समय बाद, जैसे ऐसे चलते जा रहे फिर ये घूम के यहाँ आ गया, तो हो सकता है कुछ समय बाद इसकी प्रॉपर्टीज से सेम हो जाए। लेकिन इन्होंने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो उन्होंने नहीं दिया। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, मेंडलीव ने बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पे, एटॉमिक वेट पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक प्रॉपर्टी और रासायनिक, तो भौतिक और रासायनिक जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती, एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती, परमाणु भार पे डिपेंड करती। ये इनकी बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, मतलब ये बात जो उन्होंने बताई ना कि भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती किस पे, एटॉमिक वेट पे। फिर क्या किया इन्होंने, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, गैप फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। इन्होंने क्या किया है, तत्वों की भविष्यवाणी की, रिक्त स्थान छोड़ दिया, गैप छोड़ दिया, गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट की खोज नहीं हुई थी उनके लिए गैप छोड़ दिया। और जो तत्व अनदेखे तत्व छोड़कर अनदेखे तत्वों की भविष्यवाणी की, और जहां पे उन्होंने बता दी कि यहाँ पे एक तत्व कभी भविष्य में खोजा जाएगा और उसकी ये प्रॉपर्टी होगी, इन्होंने ये भी बता दिया, किसने, मेंडलीव ने। तो ये हो गया मेंडलीव का। इसके बाद मेंडलीव की कमी क्या थी, कहाँ पे मतलब मेंडलीव आके फेल हो गए। फेल इसलिए हो गए क्योंकि ग्रुपिंग ऑफ द डिसिमिलर एलिमेंट, जहां पे अभी पहले तो उनका लॉ ये कह रहा था कि हाँ कुछ समय बाद वो आके मतलब एक जैसी प्रॉपर्टीज रखेंगे, लेकिन कई जगह पे उन्होंने जो एलिमेंट एक दूसरे से बहुत अलग थे उनको भी पास में रख दिया, डिसिमिलर एलिमेंट को भी पास में रख दिया। और कहीं कहीं पे उन्होंने क्या किया है कि सेपरेशन ऑफ द सिमिलर एलिमेंट, जो सिमिलर एलिमेंट थे उनको क्या कर दिया, उनको अलग अलग रख दिया, कि उनको पास रखना था उनको अलग कर दिया, जो अलग करने थे वो पास कर दिया। मतलब वो अपना लास्ट में क्या हुआ, अपने लॉ से ही भटक गए, अपने लॉ से ही अलग चीजें करने लगे। और हाइड्रोजन की पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बता पाए। और आज भी हाइड्रोजन की पोजीशन एक कंट्रोवर्सी है, कोई उसको फर्स्ट ग्रुप उसमें रख देता है ग्रुप में, कोई उसको लास्ट ग्रुप में रख देता है हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी डिसाइडेड नहीं है। ये इनके क्या थे, ये इनके डिमेरिट्स थी, मतलब इनके ये फेलियर थे। ठीक है, अब आते हैं आगे। अगर इसको समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अब ये पढ़ने में अच्छा क्यों नहीं लगेगा कि पीरियोडिक टेबल जो भी आज हम देखते हैं इतनी मॉडर्न, इतनी अच्छी सी, कि हाँ हीली बेबा काना ओफा नैना MGAL ऐसे करके पूरी इसको याद भी करनी है, नोट कर लेना, दीवार पे कहीं चिपका लेना अपने पूरी पीरियोडिक टेबल। बाकी मैं अभी थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी और पीरियोडिक टेबल इसमें लगा भी दूंगी। लेकिन पहले कौन आए, पहले आए डोवर्नियर। डोवर्नियर का कौन सा सिद्धांत था, वो 3 एलिमेंट ले रहे थे, ट्रायड नियम था, त्रिक नियम में क्या करते, एक एलिमेंट ये एक एलिमेंट ये, इन दोनों परमाणु भार को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया तो बीच का परमाणु भार आ जाएगा। इन्होंने ये नियम बताया। फिर आए अपने न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम था कि पहले एलिमेंट ऐसे परमाणु भार के क्रम में रखे 8 एलिमेंट, तो 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पहले एलिमेंट से सिमिलर होंगी। एक न्यूलैंड का लॉ था। फिर आए मेंडलीव ने बताया कि 8वें में नहीं, उन्होंने ये बताया कि एक फिक्स इंटरवल के बाद वो क्या होगा, रिपीट करेगी उनकी प्रॉपर्टीज, लेकिन 8वें की बात उन्होंने नहीं करी। ये मेंडलीव का हो गया। अब आते हैं आगे। मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर तथा मोजले ने परमाणु क्रमांक
याद रखें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक देखो डोवर्नियर भी परमाणु भार की बात कर रहे हैं, न्यूलैंड भी परमाणु भार की बात कर रहे हैं, एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं, और मेंडलीव भी एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर मोजले के परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त नियम दिया। मेंडलीव का परमाणु भार था, उसी हिसाब से मोजले क्या लेके आए, मोजले लेके आए परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। सहारा किसका लिया, मेंडलीव का। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के नियम पर आधारित है। अभी जो मेन पीरियोडिक टेबल जो चल रही है वो किसने बनाई, मोजले ने। अब आते हैं ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना। अब आधुनिक आवर्त सारणी आपने बहुत पीरियोडिक टेबल देखी होगी। अगर आपको पता है कि ये सारे एलिमेंट के नाम भी याद हैं, किधर एल्कलाइन एलिमेंट होते हैं, कौन से एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, कौन से मतलब मेटेलिक होते हैं, कौन से नॉन मेटेलिक होते हैं, तो अगर ये आपको पता है कौन से मेटेलॉइड होते हैं तो अच्छी बात है। नहीं पता है तो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आगे आप ध्यान से देखो। आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, इसे बोर ने प्रस्तुत किया था। इसमें बहुत से लोगों का योगदान है, मोजले का है, बोर का है, तो इसे किसने प्रस्तुत किया, बोर ने। और इसमें कितने तत्व हैं, 118। अगर आपको आवर्त सारणी के बारे में लिखने को आ जाए तो आप ये भी पॉइंट डाल सकते हो उसमें कि आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट है, अभी खोज हुई है 118। आगे पहुंचते हैं। आवर्त, आवर्त पीरियड, आवर्त कितने हैं, आवर्त है 7। जैसे अभी पीरियोडिक टेबल है उसमें ये आवर्त 1 2 3 4 5 6 7 7 आवर्त हैं। तो पहली जो सेल है, पहली सेल में किसी भी, जैसे मान लो ले लेते हैं कार्बन ले लिया, ठीक है, कार्बन ले लिया, हा ही ली पे पा का 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो ये पहली सेल है, ये बीच में तो ये है न्यूक्लियस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है बीच में। फिर पहली सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसके बाद एक में 2 ही होते हैं, फिर दूसरे में कितने होंगे, 8 हो सकते हैं, लेकिन इसका कितना एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 के बाद कितने बचे हैं, 2 के बाद बचे 5, तो इसमें कितने जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। तो वही चीज इसमें बताई गई है। क्या बताया गया कि पहली सेल में 2 होंगे, फिर दूसरी सेल में 8 होंगे, फिर तीसरी सेल में 8 होंगे, फिर 18, इसके बाद 18 32 32। तो पहली जो आवर्त है, फर्स्ट आवर्त में हाइड्रोजन से हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम पहले आवर्त में। दूसरे आवर्त में कौन है, लिथियम से नियॉन तक, लिथियम से नियॉन तक। अभी जब पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, हा ही ली बे बा का ना ओ फा ने ना ऐसे करके। थर्ड पीरियड में क्या है, सोडियम से ऑर्गन तक, सोडियम से ऑर्गन तक, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब कौन से, ये सब नोवेल गैसेस हैं। ये हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, ये ग्रुप 18 में आते हैं, लास्ट वाले। ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में इसमें लास्ट में आते हैं और ये पहला है, तो यहां से यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब नियॉन, नोवेल, इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, नोवेल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। अब थर्ड पीरियड सोडियम से ऑर्गन तक, इसके बाद फोर्थ पीरियड में है पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक, फिफ्थ पीरियड में रुबिडियम से जेनॉन तक, सिक्स में है सीरियम से रेडॉन तक, लेंथेनॉइड श्रेणी भी इसी में आ जाती है, किसमें, 6 में। लेंथेनॉइड श्रेणी किसमें आती है, 6 पीरियड में। और एक्टिनॉइड श्रेणी किसमें आती है, 7th पीरियड में। ये एफ ब्लॉक है, लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी कौन सा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक। ब्लॉक कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक होता है, ठीक है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं, 3, एस पी डी एफ। आगे बढ़ते हैं। पीरियड कितने होते हैं, पीरियड होते हैं 7। अब आता है वर्ग। वर्ग कितने हैं, आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। एक ही वर्ग के तत्वों को बाहरी कोश, आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन संरचना समान होती है।
आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन संरचना क्या होती है, समान होती है, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। अब जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब ये 18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल ऐसी नहीं होती है, मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। तो इसमें इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे इनमें क्या होगा, इनके रासायनिक गुण होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। क्यों समान होंगे, एक ही तत्व के बाहरी कोष आउटर मोस्ट सेल, जैसे एक सेल ये है, बीच में न्यूक्लियस प्रोटॉन, फिर ये सेल, इसके बाद ये 2 सेल है। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की संरचना क्या होगी, समान होगी। ये आउटर मोस्ट सेल है, इनके इलेक्ट्रॉन की संरचना क्या होगी, समान होगी। अब देखो ये एस ब्लॉक महत्वपूर्ण ब्लॉक क्या है, एस अभी बताया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ऐसे होते हैं। तो एस और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में है क्षार धातुएं, ये भी है, ये 2 हैं एस ब्लॉक के, और ये 2 हैं किसके, 13 से लेकर के पी ब्लॉक के। तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, और क्या बोलते हैं, सीजियम है, फ्रांसियम है। तो ये किसमें है, ये अपने हैं एस ब्लॉक में, ये एस ब्लॉक में है। और ये धातुएं कैसी हैं, ये धातुएं हैं क्षारीय धातुएं, एल्कलाइन है, एल्कलाइन इन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्कलाइन, वैसे क्षारीय धातुएं हैं। दूसरी क्या है, क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये कौन सी है, ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इनके नाम याद करने पड़ेंगे, कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद ये स्ट्रोंशियम है, एस आर क्या होता है, एस आर स्ट्रोंशियम होता है, बी ए बैरियम होता है, और आर ए रेडियम होता है, रेडियम। तो ये है, ये दूसरा ग्रुप है। ग्रुप कौन सा है, वर्ग कौन सा है, इंग्लिश में वर्ग, और इंग्लिश में ग्रुप और हिंदी में वर्ग। तो ये दूसरा वर्ग है। दूसरे वर्ग में क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है, ठीक है। अब आता है 17 वर्ग। ये पीरियोडिक टेबल में देखना कि 17 कहाँ पे है, 18 वर्ग कहाँ पे है, फिर उनके एलिमेंट को समझ पाओगे। अब ये अगर सेकेंड एलिमेंट के याद करने ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। तो ये सेकंड ग्रुप के हैं। अब इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइडेड नहीं है, तो इसको देखो, हाथ बोल दो, लीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, लीना के रब से फरियाद है। अब 17 पे आओ, वर्ग 17 में क्या है, हेलोजन, इनको क्या बोलते हैं, हेलोजन। और ये किसी के साथ अगर मॉलिक्यूल बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या उनको बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, इसको याद करते हैं, फसल ब्राइएट। तो फा से क्या, एफ से क्या है, एफ से है फ्लोरीन, सीएल से क्लोरीन, बीआर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, और एटी से क्या है, एस्टेटाइन, क्या है, एस्टेटाइन। तो ये हेलोजन एलिमेंट है। अब आते हैं अपने लोग लास्ट वर्ग पे, लास्ट ग्रुप पे, वो किसको, उसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस या नोवेल गैसेस, अक्रिय गैसेस। तो ये क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये है अपनी इनर गैसेस, नोवेल गैसेस, याद कर लो। अब आता है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या है, देखो पहला और दूसरा ग्रुप जो है वो तो एस ब्लॉक है, फिर यहां से 3 से लेकर के, यहां से 3 से जाता है 12 तक, 3 से 12 तक क्या है, 3 से 12 तक है अपना डी ब्लॉक। यहाँ पे डी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और फिर पीरियोडिक टेबल तो देखी होगी, खोल के रख लेना, यहाँ पे पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक। तो यहाँ 3 से लेकर के 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर 12 तक क्या है, संक्रमण, ट्रांजिशन मेटल है, और इनको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डी ब्लॉक। अब इसमें क्या है, एफ ई क्या है, एफ ई है आयरन,
आयरन, इसके बाद कॉपर, जिंक, जिंक के बाद क्रोमियम, निकेल, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये किस में आते हैं? ये सब आते हैं डी ब्लॉक में। अब आती है लेंथेनॉइड श्रेणी। लेंथेनॉइड श्रेणी मतलब कि एफ ब्लॉक, ये किस में आता है? एफ ब्लॉक में। और एक्टेनॉइड श्रेणी ये किस में आता है? ये भी एफ ब्लॉक में आता है। अब इनको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक तत्व बोलते हैं, ये नीचे वाले। अब इसको पीरियोडिक टेबल में खोल के देखोगे ना सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सबके नाम पता होना। अब आते हैं तत्वों का वर्गीकरण। अब जो पीरियोडिक टेबल है उसमें तत्वों का वर्गीकरण मतलब कहाँ पे धातु है, पीरियोडिक टेबल में उसको अरेंज किया गया ना, तो कैसे अरेंज किया गया, कहाँ पे धातु है, कहाँ पे अधातु है, कौन से मतलब नोवेल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, कौन से क्षारीय धातु हैं, कौन से अल्कलाइन मेटल हैं, कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, कौन से हेलोजन है, कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये सारा कुछ पढ़ना है ना। धातु और उपधातु को देखते हैं। धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु मतलब मेटलॉइड, उपधातु को क्या बोलते हैं? मेटलॉइड। मेटल, मेटल क्या होता है? बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? अगर बोर हो रहे हो तो थोड़ा सा इसको स्टॉप करके दोबारा से आके देख सकते हैं। बाकी पढ़ना तो पड़ेगा ही, अगर एग्जाम में आना है तो पढ़ना पड़ेगा। वैसे इंटरेस्टिंग है पीरियोडिक टेबल, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर मजे लेके पढ़ो। पीरियोडिक टेबल को खोल के रख लो एक तरफ और इसको पढ़ते जाओ। इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज कर देना, तो इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। धातु, चमकदार, ऊष्मा व विद्युत के सुचालक। क्या होती हैं? चमकदार होती हैं, ऊष्मा ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। जैसे लोहा है तो ये क्या है? चमकदार भी है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक भी है। चांदी है, चांदी चमकदार भी है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक भी है। अभी इससे पहले एक चैप्टर में पढ़ाया था, इससे पहले वाला जो खनिज वाला चैप्टर था उसमें मैंने बताया था कि चांदी जो है वो ऊष्मा और विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, इसलिए हम उसके तार नहीं बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के जो तार होते हैं, विद्युत तार, वो उसके नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती, महंगी होती है। इसके बाद क्या है? धातु का हो गया। अधातु में क्या है? आमतौर पर भंगुर होती है। इसको अगर ठोकेंगे पीटेंगे, समझ रहे हो, तो ये क्या होगी? भंगुर, नष्ट हो जाएगी, टूट फूट जाएगी। खराब चालक, इलेक्ट्रिसिटी की क्या है? खराब, ऊष्मा की इलेक्ट्रिसिटी की खराब चालक है। और उपधातु क्या है? इसमें धातु और धातु के दोनों गुण होते, थोड़े थोड़े दोनों गुण होते, धातु के भी और अधातु के भी। अब धातु का ये एक हो गया। अब दूसरा क्या धातु का है? आघात वर्धनता, मैलिएबल और तन्यता, डक्टाइल। मैलिएबल और डक्टाइल बताया था कि किसी चीज को ठोक ठोक के चादर में अगर कन्वर्ट कर दिया, पतली चादर में, तो उसको बोलते हैं आघात वर्धनता। और तन्न मतलब डक्टाइल, अगर उसको खींच के एक लंबा तार बना दिया तो उसको बोलते हैं तन्यता। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होती है वो किसमें होती है? धातु में होती है, मेटल में होती है। अब 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा क्या बना सकते हो? वायर बना सकते हो, तार बना सकते हो। उदाहरण, अब धातु के उदाहरण क्या क्या हैं? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, FeCu एल्युमिनियम, Au गोल्ड, Ag सिल्वर, Fe आयरन। अब इसका पॉइंट देखो, ठोस, द्रव, गैस हो सकती है। अब नॉन मेटल क्या हो सकते हैं? ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, और क्लोरीन, और इसके बाद फॉस्फोरस, ये हैं आपके नॉन मेटल। अधातु, इसको बोलते हैं हिंदी में अधातु। अर्धचालक गुण होते हैं। ये कैसे? इलेक्ट्रिसिटी के या फिर ऊष्मा के क्या है? अर्धचालक है, ना तो पूरी तरीके से सुचालक है, ना पूरी तरीके से कुचालक है, अर्धचालक है। ऑप्शन क्या क्या है? ये हैं आपके सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद
जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद ये है आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, एस बी क्या है एंटीमनी, और आपका ये बी क्या है बोरॉन। ये है आपके मेटलॉइड, इनके नाम याद कर सकते हैं हम। बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टैलियम है, पोलोनियम है, ये सब क्या है, ये सब मेटलॉइड है। ये लगभग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 है। आवर्त गुण, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, आवर्त के गुण क्या हैं। आवर्त कितने हैं, आवर्त है 7, और वर्ग कितने हैं, वर्ग हैं 18। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, ये आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में इधर से इधर जाना है, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के गुण धर्मों में नियमित परिवर्तन होता है, इन्हें आवर्त गुण कहते हैं। अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे तो, या फिर ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसमें क्या होगा, नियमित परिवर्तन होगा, इसको बोलते हैं आवर्त गुण। जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे कि परमाणु त्रिज्या, जैसे कि परमाणु त्रिज्या। अब इसमें बोला है कि आवर्त में बाएं से दाएं, अगर आप पीरियोडिक टेबल में इधर से बाएं से दाएं जाएंगे तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या घटती है। कैसे घटती है देखो समझते हैं। परमाणु त्रिज्या नाभिक के बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष तक की दूरी, तो ये हो गया बीच में न्यूक्लियस, इसके बाद में ये हो गया शेल, तो इस न्यूक्लियस से ये बाहरी सेल तक की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इधर से इधर जाओगे तो ये बाएं से दाएं जाओगे तो ये घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि जैसे मान लो ये लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम का कितना है एटॉमिक नंबर 3, एक मिनट, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3। अब इसके बाद है बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोर, फिर इसके बाद में है ये आपका फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन का कितना है 9, तो ये 3 है और ये 9 है। 3 एटॉमिक नंबर है, मतलब कि इसके पास प्रोटॉन कितने 3 हैं, जितनी प्रोटॉन की संख्या होती वही उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर। अब इसके न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन। अब यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे ये 3 है तो कितने 3 प्रोटॉन है इधर, और जब इधर बढ़े हम तो ये फ्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन हो गए, फ्लोरीन के पास हो गए 9 प्रोटॉन, अंदर न्यूक्लियस के अंदर कितने हो गए 9 प्रोटॉन, यहाँ पे कितने 9 प्रोटॉन है। बना देते साफ साफ, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ 3 प्रोटॉन है, और ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर कितने 9 प्रोटॉन। तो अब ये बताओ कि ये जो बाहर की सेल है यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत किसके पास ज्यादा होगी, 9 प्रोटॉन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे या फिर 3। ओब्वियसली 9 प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं निगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये इसको ज्यादा अच्छे से खींच लेंगे, जाके उतने अच्छे से ये इसको नहीं खींच पाएंगे। तो जब इसको खींचेंगे ज्यादा तो ये क्या होगा सिकुड़ेगा, ये क्या होगा सिकुड़ेगा, जब सिकुड़ेगा तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी, और ये इतने अच्छे से नहीं खींच पा रहा है तो ये सिकुड़ेगा भी नहीं और इसकी त्रिज्या छोटी नहीं होगी। तो यही रीजन है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, घट रही है। अब वर्ग में ऊपर से नीचे, और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ये भी पता है कैसे बढ़ती है, कि ये है लिथियम, लिथियम का पता ही है कि कितना है 3 है, एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो ये ऐसे बना दिया, यहाँ पे लिख दिया 3 है, एटॉमिक नंबर 3, प्रोटॉन की संख्या 3 है। फिर आता है सीजियम, हलीना, ये बताया था, ली ना करे रब से, हलीना करे रब से फरियाद है, तो ये सीजियम है। तो ये देखो लिथियम से सीजियम, ऊपर से नीचे की बात हो रही है ना, ऊपर से नीचे की बात हो रही, तो
नीचे जाने से क्या होगा, ये मान लो ऐसे करके बनाया, ठीक है, लिथियम का 2 है, लिथियम का 3 है, तो ये हो गया न्यूक्लियस। अब पहली सेल में मैंने बताया था पहली में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाद क्या होते हैं, इसके बाद 8 होते हैं, लेकिन लिथियम का 2 है तो ये 2, इसके बाद 3, 3 हो गए, एक यहाँ पे एक ही आ पाएगा। अब सीजियम का है 55, एटॉमिक नंबर कितना है 55, तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पे 2 आएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे 8 आएंगे हैं, 3 4 5 6 7 8, इसके बाद फिर 8 आएंगे, फिर 32 आएंगे। तो तुम ये सोचो कि इसका साइज कितना छोटा है, लिथियम का साइज कितना छोटा है, और फिर ये सीजियम का साइज इतना बड़ा है, तो इसकी रेडियस क्या हो रही है, बड़ी होती जा रही है। तो वही कह रहा है कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, परमाणु जो अंदर प्रोटॉन है उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो उनका साइज कंप्रेस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो उनकी रेडियस छोटी हो जाएगी। नीचे जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो सेल है, 1 सेल 2 सेल, ये सेल बढ़ती जाती हैं, तो उनकी रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे आते हैं, समझ में आ गया होगा, मेरा ऐसा मानना है। आयोनाइजेशन, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन मतलब आयनन ऊर्जा क्या होता है, किसी गैसीय परमाणु, एक बात याद रखना, कैसे किसकी बात कर रहा है, गैसीय परमाणु, ठोस द्रव की बात नहीं कर रहा है, किसी गैसीय परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। किसी की बाहरी अगर वो है, बाहरी शेल है, उससे आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उस बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैस एटम टू इन्फिनाइट। मान लो यहाँ ये है, ये और एक सेल ये। अब यहां से क्या करना है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और इसको निकालने में जो ऊर्जा लगेगी उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। समझ गए होंगे। अब इसको पढ़ लेते पॉइंट। आवर्त में बाएं से दाएं आयनन ऊर्जा बढ़ती है। बाएं से दाएं आयनन ऊर्जा क्यों बढ़ेगी, अभी ऊपर बताया था, क्योंकि इधर प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बाएं से दाएं प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। यहाँ पे अगर प्रोटॉन की संख्या 3 है तो इधर 9 होगी, फिर इधर 12 होगी, और जब प्रोटॉन की संख्या अंदर ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, इस पे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये इसको अपनी तरफ ज्यादा खींच ले रहे हैं, और जब इसको ज्यादा खींच ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलने में क्या लगेगी, मेहनत लगेगी, ताकत लगेगी, एनर्जी लगेगी। इसलिए ये क्या बोलेंगे, इसलिए क्या होता है, आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं क्या होगी, बढ़ेगी। ये निकलने नहीं दे रहा क्योंकि प्रोटॉन है, ज्यादा खींचे पड़े हैं, जब तुम निकलने नहीं दोगे तो उसको क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ेगी, तभी बाएं से दाएं क्या होती है, ऊर्जा बढ़ती है। क्योंकि त्रिज्या घटने से नाभिक का खिंचाव बढ़ता है, त्रिज्या कम हो गई, प्रोटॉन ज्यादा है, एटम सिकुड़ गया तो छोटा हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से खींच लेगा, ज्यादा अच्छे से खींच लेगा, तो अब उसको निकालने में क्या लगेगी, ऊर्जा ज्यादा लगेगी। वर्ग में ऊपर से नीचे आयनन घटता है। अब ऊपर से नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, तो त्रिज्या आयनन ऊर्जा घटती है। क्यों घटेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अभी तो यहाँ पे है, पास में है, तो एनर्जी ज्यादा लग रही। अब ये कह रहे नहीं हम तो दूर जा रहे हैं, अब ये दूर पहुंच गया है इससे, अब ये बैठे यहाँ आके। अब प्रोटॉन इतनी अपनी ताकत नहीं लगा पा रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच ले, क्योंकि ये रेडियस गई है बढ़, अब इसको खींच नहीं पाएगा तो ऊर्जा लगेगी कम, ऊर्जा कम लगेगी तो ये अपने अच्छे से निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जा रहे इन्फिनाइट में घूमने, तो ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है, और बाएं से दाएं जाने में क्या होती है, बढ़ती है। समझ गए होंगे, कुछ था नहीं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में हमेशा क्या होता है, ऊष्मा शोषी होती है, एंडोथर्मिक होती है, ठीक है, एनर्जी लगती है तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलता है।
सबसे अधिक आयनन ऊर्जा हीलियम की होती है। हीलियम का 2 है, ये प्रोटॉन, ये। अब बताओ, एक सेल है, ठीक है, एक सेल, कितने पास में इसके इलेक्ट्रॉन है? एक इधर है, और ये प्रोटॉन है, तो ये 2 प्रोटॉन है, तो इसको कितने आराम से खींच ले रहे हैं कि चलो यहीं रहो मेरी आंखों के सामने। तो अब इस यहां से अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या लगेगी? एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो इसकी आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी अगर पूछा जाए एग्जाम में तो किसकी है? सबसे अधिक आयनन ऊर्जा हीलियम की है, और सबसे कम किसकी है? सबसे कम है सीजियम की। सबसे ज्यादा हीलियम की, सबसे कम सीजियम की। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहते हैं? एफिनिटी मतलब होता है कि बांधना, किसी से किसी को एक्सेप्ट करना। बांधना कैसे? उदासीन गैसीय परमाणु, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? गैसीय परमाणु, ठोस द्रव नहीं, गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में निकलने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन दोनता कहते हैं। वहां पे क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगी, यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन को किसी को ग्रहण किया तो अब जो उसमें से ऊर्जा निकली उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और उधर क्या था? आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को निकालने में, रिलीज करने में जो ऊर्जा लग रही है उसको बोलते थे आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2 वर्ड हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक नीचे आएगा आपका, ये आएगा आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। इनमें दोनों में अंतर क्या है? दोनों में सेम बात कही गई, बस इसमें क्या है? अपनी ओर आकर्षित करना। अभी मैं इसको समझाऊंगी डिटेल में, पहले इसको समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। लगभग थोड़े से सिमिलर हैं एक दूसरे से, मतलब उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा, इसको हेडिंग डाल के लिख लेना, उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में निकलने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। बाएं से दाएं क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। हैलोजन में सर्वाधिक होती है। कैसे बढ़ती है इलेक्ट्रॉन बंधुता? अब इसको समझ लेते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। अब ये है, ये कोई एटम है, ये हो गया उसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या करेगा ये? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में, ठीक है, निकलने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अमाउंट रिपल्शन, इसका ये होता है SSP। ये नहीं अभी बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि ये फिर ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। आपको पता नहीं, ऑफ वर्क प्रिंसिपल है ये। ऑफ वर्क प्रिंसिपल आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। अगर ऑफ वर्क प्रिंसिपल पढ़ाने लग जाए तो फिर वो और अलग ज्यादा चला जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। हैलोजन में सर्वाधिक है। हैलोजन कौन से होते हैं? 18, जो 18 नंबर वर्ग है, ग्रुप है, उसमें है हैलोजन एलिमेंट। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो अधिक होती है। उदासीन गैसीय परमाणु, कैसे परमाणु? गैसीय परमाणु। अब मान लो इनके ये एलिमेंट है, ठीक है, इसके रेडियस है। अब यहाँ पे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो ये है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 होने चाहिए, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 8 होने चाहिए, 1 2 3 है। अब यहाँ पे मान लो 4 है। 4 अगर इसके बाद आखिरी सेल में, आउटर सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको एक और ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बिठा लेगा, इसके पास जगह है पर्याप्त के, तुम आके यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि भी 8 यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट है कि यहाँ पे 2 हो गए, बीच में न्यूक्लियस, और ये पूरा भरा पड़ा है, मतलब यहाँ 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक लेना है, एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन, इसको ये यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, ये इसको क्या करेंगे? रिपेल कर देंगे, रिपेल, कि चलो हटो, नहीं देंगे, नहीं आने देंगे। और आएगा भी तो इसके पास जगह नहीं है ना ज्यादा,
और ये एक और सेल बन जाए और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके पास अब पर्याप्त जगह है इसको देने के लिए कि आओ अच्छा ठीक है, हम तुमको एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने घर में जगह भी दे रहे हैं रहने को, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और अपने घर में रहने के लिए जगह भी दे रहे हैं। एक्सेप्ट तो तभी करोगे ना जब घर में रहने की जगह होगी। तो क्या करें, निकलने वाले ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो अब इसमें गैसीय परमाणु क्यों लिया, क्योंकि ठोस के जो और द्रव के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पास पास होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, पास पास है। सिर्फ गैस के ही मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठोस तो ऐसे होगा ना, ठोस एक दूसरे से जुड़ा जुड़ा जुड़े जुड़े, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हैं। द्रव में थोड़ा सा दूर होते हैं, इतना हो गया द्रव में है। लेकिन गैस में एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो गैस के मॉलिक्यूल दूर होते हैं। दूसरी चीज, अगर हमें किसी चीज के बारे में स्टडी करनी है तो पूरे में स्टडी नहीं करेंगे, किसमें करेंगे, एक मॉलिक्यूल पे स्टडी करेंगे। समझ गए। दूसरा कह रहा है वर्ग में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। अब जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, घटेगी। अब ये सिंपल सी बात है, इसलिए घटेगी क्योंकि इसकी क्या होगी, रेडियस ऐसे करके ये बढ़ते चलेंगे। अब ये प्रोटॉन से क्या हो गए, प्रोटॉन से दूर हो गए, प्रोटॉन से दूर हो गए। अब क्या है, अब अगर इनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, ग्रहण करने में निकलने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब इनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है तो ये आराम से अपना ग्रहण करें। वो कौन सा, मतलब ये इसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और जब इसको नहीं ग्रहण कर पाएंगे तो इसको ताकत भी नहीं लगानी पड़ेगी, एनर्जी कहाँ लगानी पड़ रही है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन प्रवणता फ्लोरीन से अधिक होती है, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा होता है और क्लोरीन का साइज क्या होता है, अभी बताया, क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, फ्लोरीन का होता है छोटा। तो जब इसके पास जगह ही नहीं होगी, ये अट्रैक्ट तो खूब कर रहा है, फ्लोरीन में क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात आएगी तो फ्लोरीन में ज्यादा होगी, क्योंकि ये खूब अट्रैक्ट करेगा कि आओ भाई मेरे को तुमसे प्यार है, आ जाओ आ जाओ। लेकिन बुला तो रहे हो, लेकिन रखने की क्या है, जगह नहीं है। लेकिन क्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो है बड़ा, ये अट्रैक्ट भी करेगा। इन्हीं के बीच में होती है कंपटीशन, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, तो इनके बीच में होती है कंपटीशन। ये किसी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट भी कर लेगा और उसके पास रखने की जगह भी, क्योंकि इसका साइज है बड़ा। तो अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसमें है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है सबसे ज्यादा क्लोरीन में। किसमें, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक है। एफ का आकार छोटा होने से इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण अधिक होता है, रिपल्सन होने लगता है इनमें। अब आते हैं विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजी बंध में परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, यहाँ पे उसको कुछ इलेक्ट्रॉन ना ग्रहण कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे और इसमें क्या कर रहे थे, इसमें कर रहे थे इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ना ग्रहण कर रहे ना निकाल रहे, सिर्फ क्या करना है, आकर्षित करना है। तो सहसंयोजी बंध में परमाणु की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इस हेडिंग को याद कर लो। बॉन्ड कौन सा है, सहसंयोजी बॉन्ड है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित करने हैं, और उसको आकर्षित करने की जो क्षमता है उसको क्या बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत ज्यादा लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। रियल लाइफ में नहीं, ऐसे एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, सिर्फ केमिस्ट्री में। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, फ्लोरीन की। और इधर क्या है, इधर है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज्यादा है, मतलब ऐसे समझ लो कि शादी कौन कर पा रहा है, क्लोरीन। उसने पसंद भी किया, उसके घर में जगह भी है, शादी भी कर रहा है, रख भी रहा है। लेकिन फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन तो अट्रैक्ट तो बढ़िया कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन घर में जगह ही नहीं है, रख ही नहीं पा रहे हैं। अब आ रहा है आवर्त में बाएं से दाएं विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। अगर आप बाएं से जाएं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे।
अंदर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन जब बढ़ते जाएंगे, 3 है, 4 है, 8 है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अच्छे से क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। और जब अट्रैक्टिविटी बढ़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, घटी जाएगी, क्योंकि ये नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे। तो अभी तो मौलिक एटम का साइज ये है, फिर एटम का साइज इतना बड़ा हो जाएगा, फिर एटम का साइज और बड़ा हो जाएगा, तो प्रोटॉन से हो जाएगी दूरी ज्यादा, प्रोटॉन से दूरी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो फिर आराम से जहां जाना है वहां जाओ, कोई ताकत नहीं, कोई एनर्जी नहीं लगानी। इनकी सबकी डेफिनेशन एक बार लिख लिख के कागज पे देखनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आवर्त सारणी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है। अब आते हैं धात्विक और अधात्विक गुण। धात्विक गुण पीरियोडिक टेबल में धात्विक गुण किधर होते हैं, अधात्विक गुण किधर होते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं धात्विक गुण घटता है, क्योंकि हमने बोला था ना एस ब्लॉक वाले ज्यादा धात्विक है, और ऊपर से नीचे धात्विकता क्या होती है, बढ़ती है, ऊपर से नीचे और धात्विक होते जाते हैं, क्योंकि ये और ज्यादा स्टेबल होते जाते हैं। धात्विक है मतलब कि बहुत ज्यादा स्टेबल है, इनको नहीं अपना इलेक्ट्रॉन न देना है न लेना है, अपना पर्याप्त है। अधात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है, मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर इधर से इधर जाएंगे तो ये इधर वाले क्या है, धात्विक, और इधर वाले क्या है, अधात्विक। लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या है, मेटेलिक, और लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या है, मेटेलिक, और राइट हैंड साइड वाले क्या है, नॉन मेटेलिक। क्या है, नॉन मेटेलिक। फिर लास्ट में वो इनर्ट गैसेज आ जाती है, बीच में मेटेलॉइड भी आ जाते हैं, उसके बीच में डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ता है, धात्विक गुण ऊपर से नीचे क्या होगा, बढ़ेगा। बाएं से दाएं क्या है, घट रहा है, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। अब अधात्विक गुण बाएं से दाएं क्या है, बढ़ता है, और ऊपर से नीचे घटता है। अत्यधिक क्रियाशील धातु में कौन सी, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु में है। अत्यधिक क्रियाशील अधातु में कौन सी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। परीक्षा ट्रिप क्या है, परीक्षा ट्रिप। आवर्त सारणी के गुणों की दिशा याद करने के लिए आवर्त में त्रिज्या घटती है, त्रिज्या घटती है तो इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, त्रिज्या घटती है। अगर त्रिज्या घट रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, और उसका ऊपर से नीचे क्या होगी, घटेगी। सिंपल सी बात है। इसको इतना भी याद कर लोगे ना तो सारा कुछ याद रहेगा। अब आ गए हैं अपन लोग क्षारीय धातु। एस ब्लॉक में पहले नंबर पे जो है, पहले वर्ग में है, वो कौन सी है, पहले वर्ग में है क्षारीय एल्कलाइन। फिर दूसरे में क्या है, क्षारीय एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन मेटल, इसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये दोनों किसमें है, एस ब्लॉक में है। समझते हैं। हलीना करे रब से फरियाद, बताया था अभी कि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके बाद रुबिडियम, इसके बाद सीजियम, इसके बाद फ्रांसियम, ये सब क्या है, ये एल्कलाइन मेटल है, क्षारीय धातुएं हैं। बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और अत्यंत क्रियाशील होने इनके, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसी को कि भाई ले जाओ, और मुझे होना है स्टेबल, क्योंकि मैं हूं मेटल। तो ये अत्यधिक क्या है, अत्यधिक क्रियाशील है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक है। पूरा होने के लिए यहाँ पे 8 होने चाहिए, या तो ये ले लें, 7 ले लें। और 7 लेना आसान है कि 1 देना, क्योंकि यहाँ पे 8 होने चाहिए। ये एक सेल 2 वाली, फिर 8 वाली। अब यहाँ पे 1 देना ज्यादा आसान है। जल से तीव्र क्रिया ये क्या करते हैं, जो क्षारीय धातुएं होती हैं उनके बाह्य कोश में आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि क्षारीय धातुओं के बारे में 2 नंबर में कोई टिप्पणी लिखिए पॉइंट, तो आप 2 नंबर में लिख लेंगे। पहली बात तो पहले
पहले वर्ग में कौन कौन सी धातुएं आती हैं ये लिख देना। इसके बाद बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी क्या होता है, अत्यंत क्रियाशील होता है। जल से तीव्र क्रिया करते हैं, पानी से बहुत जल्दी क्रिया करते हैं। इसके बाद Na2H2O, H2O से रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और H2O गैस को बाहर कर दिया। नरम धातुएं चाकू से काटी जा सकती हैं, जैसे कि अपना सोडियम, इसको क्या करते हैं रूम टेम्परेचर पे इसको नाइफ से कट कर सकते हैं। घनत्व तो कम होता है, इसलिए लिथियम सोडियम पोटेशियम ये क्या होती हैं, पानी में तैरती है, क्योंकि इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। अब आते हैं एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग के एलिमेंट पे। एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, Be क्या होता है, बेरिलियम। Mg क्या होता है, मैग्नीशियम। और Ca क्या होता है, कैल्शियम। Sr क्या होता है, स्ट्रोंशियम। और Ba क्या होता है, बैरियम। और Ra क्या होता है, रेडियम। ये कौन से हैं आपके, ये आपके हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर पेरियोडिक टेबल देख लोगे ना तो ये और अच्छे से क्लियर होगा आपको, अगर सामने खोल के रखोगे। बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वर्ग क्या है, दूसरा है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। ये याद करवाने वाली चीज नहीं है, ये मतलब इसको समझने वाली चीज है। इसका जब नॉमेनक्लेचर करोगे 1s2 1s2 मान ली ऐसे करके बता देते हैं लोगों। जैसे मान लो ये है आपका Mg का कितना है एटॉमिक नंबर, 12। अब इसको क्यों बोला गया है कि इसके लास्ट में बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो अब ये 12 का करते हैं अपन लोग 1s2, ठीक है। 1s2 के बाद 2s2, इसके बाद होता है 1s2p, 1s2, 2s2, 2p, 6, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए, 12 करने हैं। इसके बाद 3s2, तो ये 3 मतलब 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, तो ये s पहली बात तो s ब्लॉक का है और बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन है 2, तो यही बोला बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब ये जो मैंने लिखा है ये कैसे लिखते हैं, ये अफबाउ प्रिंसिपल है। अफबाउ प्रिंसिपल में क्या होता है, इसका शॉर्टकट बता देते हैं, बाकी तो ये ऐसे करके पढ़ा होगा। शॉर्टकट में ऐसे करते हैं, देखो S P S P S D P S SSP SPS और DPS याद कर लो, SSP SPS DPS। अब S के आगे शुरू करो 1 2 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यस कोई नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 है। अब P की 2, P की शुरू होगी 2 से, 3 और 4, और D की किससे शुरू होगी, D की शुरू होगी 5 से। अब कर लो S में हमेशा, S सेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। S में कितने होंगे, 2। और P में हमेशा कितने होंगे, P में हमेशा होंगे आपके 6। 2p6 हो जाएगा, 1 2 6, 2p2 हो सकता है, 2p1, 2p3, 2p6, लेकिन 6 से ऊपर नहीं जाएंगे। इसके बाद D में कितने होंगे, लिखते हैं S P D और F, ठीक है। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन S सेल में हो सकते हैं 2। P में कितने हो सकते हैं, 6। D में 10 और इसमें क्या बोलते हैं F में कितने हो सकते हैं, 14। तो जो ये बताया ना लिखने का क्लेचर 1s2 2s2 2p6, वो इसी हिसाब से लिख सकते हैं। D10 हो सकता है लेकिन D11 नहीं हो सकता है, 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इनके ऑर्बिटल, इसके ऑर्बिट कितने होते हैं, इसके ऑर्बिट होते 5 और एक ऑर्बिट में होते 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 कितना हो गया, 10 के बराबर। इसके ऑर्बिट होते 7, तो ये कितना हो गया, 14। इसके ऑर्बिट होते 3, तो ये कितना हो गया, 6। इसके ऑर्बिट होता है 1, तो ये कितना हो गया, 2। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल के, ये तो पढ़ ही लिया था कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैल्शियम हड्डियों व दांतों के लिए मुख्य घटक है। कैल्शियम, ये जो है कैल्शियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है और ये हड्डियों और दांतों का क्या है, मुख्य घटक है। अब आते हैं मैग्नीशियम, क्लोरोफिल का घटक है। क्लोरोफिल जिससे
जिससे हरे पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल। तो उसका क्लोरोफिल का जो मेन घटक है वो कौन सा है, क्लोरोफिल का मेन घटक है मैग्नीशियम। हल्की मिश्र धातुओं में प्रयोग होता है। अब आते हैं हेलोजन। लास्ट में होता है 18 नंबर वर्ग, उससे पहले वाला 17 नंबर जो वर्ग है पीरियोडिक टेबल में, उसको क्या बोलते हैं, हेलोजन। फसल ब्राइएट बोला था, फसल ब्राइएट। एफ एफ से क्या हुआ है, एफ से है अपना फ्लोरीन, और सीएल से क्या है, क्लोरीन। बीआर से क्या है, ब्रोमीन। आई से क्या है, आयोडीन। और एटी से क्या है, एस्टेटाइन। इसके ये 17 है। इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 7। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अब 7 है, अब 7 तो किसी को दे नहीं दोगे कि 7 है, तो 7 देने से अच्छा है एक ले लो, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इसकी प्रवृत्ति होती है। सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है, फ्लोरीन। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है, तो वो है फ्लोरीन। और सबसे ज्यादा क्रियाशील वो क्या था, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु क्या थी, आप कमेंट में बताना, क्योंकि अधातु तो फ्लोरीन हो गई। और सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में करना, ताकि मैं उसको पिन कर दूं। Cl2 पानी शुद्ध करने के लिए कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है। जो आपका क्लोरीन है वो पानी को शुद्ध करने के काम आता है। I2 घाव पर टिंचर आयोडीन के रूप में, घाव पर उपयोग किया जाता है, किसका, आयोडीन का। डॉक्टर के पास देखा होगा, वो घाव के ऊपर डालते हैं ना ऐसे, उसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन। अब अपने लोग आते हैं पीरियोडिक टेबल के 18 नंबर ग्रुप पे। आखिरी जो ग्रुप है, आखिरी जो वर्ग है वो 18 नंबर है। तो He से हीलियम, Ne से नियॉन, Ar से ऑर्गन, Kr से क्रिप्टॉन, Xe से जेनॉन और Rn से रेडॉन। इसको अब ऐसे याद करते हैं। हेमा मालिनी ने अरकरे को एक्सीलेंट रन आउट दिया, हेमा मालिनी ने अरकरे को एक्सीलेंट रन आउट दिया, ऐसे करके ये याद हो जाएंगे। बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में 2 होते, इसमें 8 होते। पूर्णता स्थिर इनर्ट गैसेस नोबल गैसेस, इनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। रिएक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि इनकी जो आउटर सेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्हें ना किसी को एक इलेक्ट्रॉन देना है, ना इलेक्ट्रॉन लेना है। रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय, रासायनिक दृष्टि क्या है, निष्क्रिय है, कोई रिएक्शन नहीं। सामान्यतः कोई यौगिक नहीं बनाते, इसलिए ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो यौगिक कहाँ से बनाएंगे। जैसे HCl है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना लिया, एक यौगिक बना लिया, एक मॉलिक्यूल बना लिया। लेकिन इनको बॉन्ड ही नहीं बनेगा इनका, क्योंकि इनको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा फुलफिल है। हीलियम किसमें भरी जाती है, गुब्बारे में। जो आपने देखा होगा ना, आसमान में बड़े बड़े गुब्बारे उड़ते हैं, वो हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है। नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है विज्ञापन बोर्ड पे। जैसे रोड पे जाओगे ट्रैफिक पे, तो जो दुकान के बोर्ड लगे होते हैं नियॉन, तो वो बोर्ड देखो चमकते हैं, अंधेरा भी होता है तो भी उनसे चमक निकलती है, तो उसको बोलते हैं, वो अंदर क्या भरी होती है, उसके अंदर भरी होती है नियॉन। गुब्बारों के अंदर क्या होती है, हीलियम। घर में जो बल्ब होते हैं, रॉड होती हैं, उनके अंदर कौन सी गैस होती है, उनके अंदर होती है आर्गन गैस होती है। और Rn मतलब क्या होता है, रेडियो एक्टिव। Rn क्या है, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है। रेडॉन बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है। ये याद कर लो एकदम पक्की तरीके से, 1 लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है, MCQ में बहुत अच्छे से, कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, आपको पता हो कि हीलियम। विज्ञापन के लिए कौन सी गैस यूज करती है, नियॉन। बल्ब में कौन सी होती है, बल्ब में होती है आर्गन। और बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव कौन है, रेडॉन। अगला पॉइंट है, अगर आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी, गुण और दोष। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण क्या थे, दोष था। मैं पढ़ा चुकी हूँ इसको आगे, लेकिन यहाँ पे भी
आ गया है तो पढ़ लेते हैं। अज्ञात तत्वों की सटीक भविष्यवाणी, एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन, ऐसे करके उन्होंने बोला, उनको नाम दे दिया, एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन। जिनकी खोज नहीं हुई थी उनकी भी उन्होंने सटीक भविष्यवाणी करी। ये इनके गुण थे। तत्वों के अध्ययन को व्यवस्थित रूप दिया। कैसा रूप दिया? व्यवस्थित रूप दिया उन्होंने। रिक्त स्थान छोड़कर नए तत्वों के लिए जगह रखी। रिक्त स्थान छोड़ दिया कि भविष्य में कभी कोई एलिमेंट खोजा जाएगा तो वो यहाँ पे रखा जाएगा, इसके लिए इन्होंने क्या की, खाली जगह छोड़ दी। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को गूगल पे सर्च करके एक बार देख लेना, ठीक है। समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा। जो समान गुण धर्म वाले थे उनको एक ही तत्व में रखा। अब इनके दोष क्या थे? दोष ये थे कि हाइड्रोजन की स्थिति संदिग्ध थी। कोई वर्ग 1 में रख देता है, कोई वर्ग 17 में रख देता है, उसके गुण दोनों से मिलते हैं। आइसोटोप को अलग स्थान नहीं दिया। इन्होंने क्या किया? आइसोटोप को अलग स्थान नहीं दिया। जैसे हाइड्रोजन है H1, H2, H3, तो इनको अलग अलग स्थान नहीं दिया। परमाणु भार अनुक्रम में कुल अपवाद। परमाणु भार बता रहे थे कि किसी को प्रॉपर्टी सेम थी तो उनको अलग अलग रख दिया, जिसकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी तो उनको कहीं सेम स्थान पे रख दिया। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की स्थिति को इन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड जो बाद में खोज किए गए, इनकी स्थिति को इन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। तो अभी तक पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? पहले पढ़ा था आवर्त सारणी क्या होती है, इसके बाद डॉवर्नियर पढ़ा, न्यूलैंड पढ़ा, मेंडलीव पढ़ा, इसके बाद मोजले को पढ़ा। मोजले को पढ़ने के बाद इसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रो एफिनिटी, ये सारा कुछ पढ़ लिया है। अब आपके पिछले 8 वर्षों में जितने इस चैप्टर से पीवाईक्यू बने हैं, वो चाहे एमसीक्यू हो, चाहे आपके लघु उत्तरीय हो या अति लघु उत्तरीय हो, वो सारे क्वेश्चन मैंने नीचे दिए हैं। कुछ मैं करवाऊंगी, कुछ आपको अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आप खुद से कर लेना। ओके, चलो आते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो डॉवर्नियर ने किसकी बात की थी? परमाणु भार की बात की थी। मेंडलीव ने बात की परमाणु भार की। न्यूलैंड ने बात की परमाणु भार की। लेकिन अभी जब मोजले आए हैं, बोर आए हैं, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बात की है परमाणु क्रमांक की, एटॉमिक नंबर की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं? तो 36 पंक्तियों को बोलते हैं पीरियड। और ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं ग्रुप। 36 को बोलते हैं आवर्त, ऊर्ध्वाधर। तो देखो 36 3 अक्षर का नाम है, अगर भूल जाओ एग्जाम में, 36। और आवर्त भी कितने का है? 3 अक्षर का। तो 36 पंक्तियों को क्या बोलते हैं? आवर्त। और बाद में ऊर्ध्वाधर तो वर्ग हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपके पिछले 8 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं, आप उससे समझ जाएंगे कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी कितना इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी को खोल के रखना, इस चैप्टर को खोल के रखना और अच्छे से समझते जाना। आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? तो वर्ग कितने? 8। वर्ग कितने हैं? 8। और आवर्त कितने? आवर्त हैं 7। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसमें होती है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या है कि अट्रैक्ट तो करेंगे बट मेरे पास जगह ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, तो हम कैसे रखेंगे मेरे पास। लेकिन क्लोरीन की क्या है? क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक बंधता किसमें ज्यादा है? वो है क्लोरीन में। क्लोरीन के पास जगह भी है, वो अट्रैक्ट भी कर रहा है और बॉन्ड भी बना रहा है। अब आते हैं, द लर्निंग एसेंस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए हो तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अब आते हैं, निम्न में से कौन सी आक्रिय गैसेस हैं? आक्रिय बताया था, ये थी हेमा, हीलियम, हेमा मालिन, ने, नियॉन, अर्करे, आर्गन, अर्करे, अर्करे को एक्सीलेंट रन आउट दिया। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो इसमें कौन सी है? नियॉन। नियॉन क्या है? आपकी अक्रिय गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, नोवेल गैसेस हैं।
सबसे पहले पढ़ाया था, सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, त्रिक नियम किसे कहते हैं। त्रिक नियम था ट्रॉयड, डॉवर्नियर का ट्रॉयड सिद्धांत किसका था, डॉवर्नियर का, जिन्होंने क्या बोला था कि ये पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट इनके इनके एटॉमिक भार को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो बीच वाले का एटॉमिक भार आ जाएगा। 7th क्वेश्चन, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बराबर किसके होता है, प्रोटॉन के। मान लो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 है तो प्रोटॉन कितने हैं, 3। यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 12 तो प्रोटॉन कितने हैं, 12। तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये सेल सिकुड़ेगी, और जब ये सिकुड़ेगी तो ये हो जाएगी छोटी, तो त्रिज्या हो जाएगी क्या, कम। आगे बढ़ते हैं। हैलोजन समूह का पहला तत्व क्या है। हैलोजन कौन से थे, 17वां ग्रुप था वो क्या था, हैलोजन का ग्रुप था। इसको हमने कैसे बताया था, फसल ब्राइएट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। तो क्या बोलता है, हैलोजन समूह का सबसे पहला तत्व कौन सा है, सबसे पहला तत्व है फ्लोरीन। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, तो पहले ही बताया था 118। आवर्त सारणी की जहां डेफिनेशन लिखना वहां पे लिख देना कि आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 18 है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। आवर्त सारणी में S, P, D, F ब्लॉक हैं। S ब्लॉक में 2 वर्ग हैं और P ब्लॉक में है 13 से लेकर 18 तक, और इसमें और D ब्लॉक में है 3 से लेकर 12 तक। देख लेना एक बार पीरियोडिक टेबल अच्छे से। निम्न में से कौन सा एस ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक में कितने थे, 2 थे। इसमें से देखो एस ब्लॉक में क्या है, एस ब्लॉक में 2 है। एक पहला वाला तो ये है हलीना करे रब से फरियाद, ठीक है। हाइड्रोजन है, इन 4 ऑप्शन में नहीं है। लिथियम है, नहीं है। सोडियम है, सोडियम हो गया, ये हो जाएगा कौन सा, सोडियम, इस ब्लॉक का एलिमेंट। अब आपके आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये लघु उत्तरीय प्रश्न देख लो और इसको कॉपी में अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप पे अपनी कॉपी की फोटो भेजना। आवर्त नियम क्या है, मेनली तथा मोजले के नियमों में अंतर, ये क्वेश्चन है। एक है आयनन ऊर्जा क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक। आयनन ऊर्जा बताया था ना, आयनन ऊर्जा। इसको हैलोजन क्या है, 17 नंबर ग्रुप के जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं हैलोजन। विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर। विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते हैं, सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्टिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। ये अट्रैक्ट भी करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करते हैं। इसके बाद है न्यूलैंड के अष्टक नियम को समझाइए, इसकी परिभाषा है। न्यूलैंड का अष्टक नियम मतलब पहला जो एटम है वो अपने 8वें एटम की प्रॉपर्टी, इसमें बीच में 7 एलिमेंट, 8वें एटम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पहले एटम की प्रॉपर्टीज से क्या होंगी, मिक्स होगी। जैसे होता है सा रे गा मा पा, प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान होगी, जैसे संगीत में स्वर होते हैं। इसको समझ जाना। ये एका वर्ण, इसको जिसको पढ़ना हो वो अपने हिसाब से इसको पढ़ ले। इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ ले लेना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी देखो, आवर्त सारणी का आधार क्या है, परमाणु क्रमांक है। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं, 7 हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा, हाइड्रोजन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, यूरेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 92। कौन सा तत्व सर्वाधिक आयनन ऊर्जा रखता है, हीलियम। आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, हीलियम की। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि ही 2 बचे 2, ये 2 एलिमेंट।
अब ये प्रोटॉन इसको कितने अच्छे से खींच लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन की हिम्मत जो निकल जाए, जो निकल नहीं पाएंगे तो ऊर्जा क्या लगेगी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, हीलियम की। कौन सा तत्व अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता है, फ्लोरीन की। अष्टक का नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने। एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया, कौन से, लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में। संक्रमण धातु कौन से ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में, 3 से 12 तक। सिलिकॉन किस प्रकार की धातु है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बोरॉन है, एंटीमनी है, पोलोनियम है, ये सब क्या है, ये सब है मेटलॉइड उपधातु। ये सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में अगर आ गया हो और अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ में। ये 3rd चैप्टर आज तक कंप्लीट हो गया, 4th चैप्टर पढ़ेंगे अगले दिन। थैंक यू।